हेलो क्लास नाइन्थ। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था दो द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण। दो द्रवों के मिश्रण को पृथक्कृत यानी कि अलग अलग करने के दो मेथड थे। पहला मेथड था आसवन व प्रभाजी आसवन द्वारा, दूसरा था पृथक्करण कीप द्वारा। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं आसवन विधि द्वारा पृथक्करण कैसे करते हैं। आसवन विधि द्वारा पृथक्करण। अब देखिए हेडिंग डालिएगा आसवन विधि द्वारा पृथक्करण और उसके बाद सबसे पहले आप डायग्राम बनाइएगा। तो डायग्राम को देखिए, इसमें ये जो पार्ट्स हैं ये इसको कहते हैं फ्लास्क, इसको कहते हैं आसवन फ्लास्क, जिसमें मिश्रण रखा गया है। और वो मिश्रण किस चीज़ का है? जल तथा एसीटोन है। और ये जल भी एक द्रव है और एसीटोन भी एक द्रव है। ये दो द्रवों का मिश्रण है और इन्हें पृथक्करण करने के लिए ये ऑपरेटर्स दिया गया है। तो इस ऑपरेटर्स में ये फ्लास्क होता है, फ्लास्क में इस विलयन को रखा गया है। उसके नीचे बर्नर है जहाँ से आपको फ्लेम जला करके उसे उष्मा देनी है। उसके बाद इस ऑपरेटर्स में एक थर्मामीटर लगा हुआ है। इस फ्लास्क को कवर करने के लिए एक कारक लगा हुआ है ताकि इसमें वायु का प्रवेश न हो सके। और ये एक क्लैंप है ताकि इस फ्लास्क को कस करके रोका जा सके ताकि ये इधर उधर गिरे ना। और यहाँ से एक नली जुड़ी हुई है जहाँ से वाष्पित जल होकर के यहाँ से जल निर्गत हो जाएगा यानी कि बाहर निकल जाएगा। और ये क्लैंप लगा हुआ है इसे कस कर रखने के लिए। और ये जो पार्ट है ये जल संघनक है यानी कि जो वाष्प बन करके जल आएगा वो इसमें संघनित होगा और संघनित होकर के जल बाहर निकल जाएगा। और जो बाकी एसीटोन बचेगा वो इस नली से हो करके एक दूसरे बीकर में आके हम स्टोर कर सकते हैं। तो अब ये सारे प्रोसेस हमको ये जानना है कि ये कैसे संघनित होता है, जल कैसे निर्गत होता है, आखिर क्यों जल निर्गत हो जा रहा है, क्यों दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। आखिर दोनों तो विलयन थे, दोनों मिश्रण थे, तो उन्हें अलग कैसे किया गया। उनके अलग करने का मेन पॉइंट था कि उनका टेम्परेचर अलग हो यानी कि उनका क्वथनांक अलग था। अलग अलग टेम्परेचर पे वो बॉयल होने की कंडीशन थी उनकी, इसलिए वो दोनों ईजिली अलग अलग हम पृथक्करित कर लिए। तो अब हम ये देखते हैं मेथड क्या है। जब हम मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं यानी कि जो मिश्रण फ्लास्क में दिया गया था उसे हम जब गर्म करना शुरू करते हैं तब एसीटोन का कम क्वथनांक होने के कारण जल से पहले वाष्पीकृत होने लगता है। यानी कि जो जल होता है अभी वो बॉयल हो कि उससे पहले ही एसीटोन बॉयल करना स्टार्ट कर जाता है और फिर वाष्पीकृत होकर नली से वो बाहर निकलने लगता है। और बाहर होते हुए कुछ समय के लिए थर्मामीटर का पाठ्यांक एसीटोन के क्वथनांक अर्थात 56 से 57 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। यानी कि हमको फ्लेम जलाकर उतना ही उष्मा देना है, उतना ही टेम्परेचर देना है कि इससे ज़्यादा ना हो। यानी कि इससे ज़्यादा होगा तो जो जल होगा वो भी वाष्पित होने लगेगा, इसलिए हमें टेम्परेचर इसी डिग्री सेंटीग्रेड पे करके रखना है। एसीटोन का क्वथनांक 56 से 57 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोनों घटकों को हम इसलिए पृथक कर पाते हैं क्योंकि उनका क्वथनांक अलग अलग होता है। उनका क्वथनांक अलग अलग ना होता तो उन्हें पृथक करना बहुत ही मुश्किल होता। अर्थात कम क्वथनांक वाला द्रव एसीटोन अधिक क्वथनांक वाले द्रव यानी कि जल से पहले वाष्पीकृत होता है। जब हम उसे गर्म करना यहाँ फ्लास्क में जब गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो एसीटोन सबसे पहले वाष्पीकृत होकर यहाँ से आता है इस नली में। और यहाँ जल संघनक में वो जब जैसे ही ठंडा होता है तो वो वाष्प क्या बन जाता है, वापस द्रव बन जाता है। और द्रव के रूप में हम इसे बीकर में स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद ये पूरी तरह से एसीटोन आके इसमें स्टोर हो जाता है। तो फिर उसके बाद जल वाष्पित होने लगता है। फिर जल वाष्पित होकर इसमें संघनक में आता है और फिर वो यहाँ से निर्गत जल के लिए एक नली बनाई गई है, वहाँ से इधर बाहर निकल जाता है। तो ये विधि थी आसवन विधि द्वारा पृथक्करण करना। अब आपको नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक्करण। अब दूसरी हेडिंग आप डालेंगे प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक्करण। प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक्करण हेडिंग डाल के उसके बाद सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में सेम वही मेथड है, बस यहाँ थोड़े से एक नए ऑपरेटर्स इसमें डाल दिए गए हैं। यहाँ वही आसवन फ्लास्क था जिसमें मिश्रण था, सेम उसी तरह यहाँ भी आसवन फ्लास्क है जिसमें मिश्रण है। यहाँ मिश्रण में एल्कोहल और जल का मिश्रण लिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ से एक स्तंभ लगाया गया है जिसमें छोटे छोटे गुटके डाले गए हैं। और यहाँ से उसके बाद एक तापमापी यानी कि टेम्परेचर मेज़रमेंट डाल दिया गया यानी कि थर्मामीटर। उधर से इधर देखिए एक नली निकली हुई है जहाँ से सेम वही संघनक था, यहाँ से जल निर्गत होगा और यहाँ से आपका शीतल जल प्रवेश किया जाएगा ताकि ये ठंडा रख सके। जब ठंडा होगा तभी ये जलवाष्प जो जाती है वो वापस द्रव में कन्वर्ट हो पाएगा। उसके बाद इस नली से होती हुई जो अल्कोहल है आपका बीकर में स्टोर कर लिया जाएगा। प्रोसेस सेम वही है, टेम्परेचर अलग अलग होने के कारण आपका ये जल और अल्कोहल डिफरेंट हम पृथक्करण कर लेते हैं। तो मेथड हम देखते हैं।
मेथड में जल व एल्कोहल के मिश्रण को आसवन फ्लास्क में गर्म करते हैं। सेम उसी तरह जैसे पिछले मेथड में आपने देखा था कि आसवन फ्लास्क में गर्म करते थे, वैसे ही गर्म करेंगे तो अपने क्वथनांकों पर जल व एल्कोहल की वाष्प ऊपर उठकर प्रभाजक स्तंभ में पहुंचती है। जो प्रभाजक स्तंभ है, जहाँ पे गुटके रखे हुए थे छोटे छोटे, वहाँ पे पहुँचती है। क्योंकि प्रभाजक स्तंभ का ऊपरी भाग अपेक्षाकृत ठंडा होता है। जो ऊपरी भाग होता है स्तंभ का, वो थोड़ा ठंडा होता है और निचला भाग जिधर फ्लेम जलता है उधर थोड़ा गर्म होता है। तो उसके संपर्क में आने वाली वाष्प संघनित होकर वापस फ्लास्क में आ जाते हैं। जैसे उस स्तंभ में थोड़ा ऊंचाई तक उठते, यानी कि जहाँ पे थर्मामीटर लगा हुआ है वहाँ तक वाष्प पहुँचती है। जैसे जैसे पहुँचती है, जो जल की वाष्प होती है वो संघनित होकर वापस ठंडा होकर वो वापस फ्लास्क में चली जाती है। जैसे जैसे प्रभाजक स्तंभ का ताप बढ़ता है, प्रभाजक स्तंभ के ऊपरी सिरे और निचले सिरे में तापांतर उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर यानी कि फ्लेम बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उस स्तंभ का तापांतर ज़्यादा डिफरेंट होता जाता है। ज़्यादा डिफरेंट यानी कि जितना नीचे गर्म होगा उतना ही ऊपर की तरफ ठंडा होगा, और नीचे गर्म और ऊपर ठंडा होने के तापांतर में जो अंतर होता है उसकी वजह से जो जलवाष्प जाता है ठंडा होकर जल वापस फ्लास्क में ही लौट आता है, और जो एल्कोहल होता है वो वाष्पित होकर जाके नली से चला जाता है बाहर। जब प्रभाजक स्तंभ के ऊपरी सिरे का ताप 78 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि जो एल्कोहल का क्वथनांक होता है, जिस टेम्परेचर पे एल्कोहल बॉयल करने लगता है उस टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, तो एल्कोहल की वाष्प उससे पार होकर संघनित में पहुंच जाती है। और जब टेम्परेचर इस डिग्री सेंटीग्रेड में हम पहुंचा देते हैं तो एल्कोहल जो होता है वो नली से होकर संघनित में पहुँच जाता है और ठंडी होकर द्रव के रूप में संघनित के दूसरे सिरे पर रखे बीकर में एकत्र हो जाती है। और जब संघनित होती है तो वो द्रव में कन्वर्ट होकर के वापस उस बीकर में हम स्टोर कर लेते हैं। गर्म करते रहने पर भी थर्मामीटर का ताप 78 डिग्री बना रहता है। हम चाहे जितना गर्म करें उस थर्मामीटर का टेम्परेचर 78 डिग्री बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो बीच में प्रभाजक स्तंभ जो है उस तापांतर को मैनेजमेंट बनाए रखता है। जब तक कि सारा एल्कोहल आश्रित नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होता है, जबकि समस्त जलवाष्प प्रभाजक स्तंभ के ऊपरी सिरे पर पहुंचने से पहले ही संघनित होकर वापस आसवन फ्लास्क में आ जाती है। और जो जल है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हो नहीं पाता है, इसलिए वो जब तक स्तंभ के ऊपरी सिरे तक पहुंचता है तब तक संघनित होकर वापस जल में कन्वर्ट होकर उसी फ्लास्क में लौट आता है। इस प्रकार दोनों द्रवों का पृथक्करण हो जाता है। अब आप बी नंबर डाल करके पृथक्कारी कीप द्वारा पृथक्करण हेडिंग डालिएगा और उसमें फिर ये डायग्राम बनाइएगा, यानी कि पृथक्कारी कीप द्वारा पृथक्करण हम करेंगे कैसे, ये प्रोसेस है। तो पृथक्कारी कीप द्वारा जो पृथक्करण का ऑपरेटर्स है उसे सबसे पहले जान लेते हैं। ये कब यूज़ करते हैं? जब हमें वायु से ऑक्सीजन को अलग करना होता है तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो देखिए ऑपरेटर्स में यहाँ से वायु प्रवेश करने के लिए छन्नक बना हुआ है, यानी कि यहाँ से कोई बैक्टीरिया वगैरह प्रवेश ना कर सके, सिर्फ वायु प्रवेश कर सके, इसलिए यहाँ से छन्नक बना हुआ है। यहाँ से वायु प्रवेश करते हुए नली में यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ से दबाव में वायु यानी कि संपीड़ित करने के लिए वायु को ये दो प्रेशर लगे हुए हैं ताकि वो दबाव बना करके वायु को प्रेशराइज करते हैं, तो वो द्रवित हो जाता है और द्रवित वायु यहाँ अगले नली में पहुँचता है। अगले स्टेप में यहाँ गर्म वायु हो जाती है, यानी कि दबाव बढ़ते ही वो गर्म हो जाता है, और गर्म वायु जब यहाँ पहुँचता है इस ऑपरेटस में, तो यहाँ से इसी में कुछ रोल टाइप की नली लगी हुई है, इस नली से हम शीतल जल का प्रवाह करते हैं। जब ये नली ठंडी होती है तो इस ऑपरेटस के आसपास ठंडक की वजह से ये जो गर्म वायु जाती है वो शीतल हो जाती है। फिर ये शीतल संपीड़ित वायु आगे नली में बढ़ती हुई जाती है। फिर यहाँ एक पृथक्कारी ऑपरेटस लगा होता है जहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है सबसे पहले उसका पृथक्करण होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले अलग हो जाता है। फिर जो द्रवित वायु होती है अगले स्टेप में पहुंचता है, जहां पे द्रवित वायु का जो स्टेप है वो प्रभाजी आसवन कालम में पहुंचता है, जहां पे ज़्यादातर गैसों का अलग अलग पृथक्करण हो जाता है। सबसे पहले आपका यहाँ से दो गैसें बाहर निकलती हैं, एक तो है नाइट्रोजन, दूसरा है आर्गन, यानी कि ऊपर वाले सिरे से नाइट्रोजन निर्गत होती है, बाहर निकलती है, दूसरी वाली नली से आर्गन गैस निकलती है, और लास्ट में आपका बचता है द्रवित ऑक्सीजन गैस, जो आपका एक
बीकर में या बॉटल में या सिलेंडर में किसी भी चीज़ में आप स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि एक वायु के मिश्रण से ऑक्सीजन गैस को अलग करने के लिए इस ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो यही सारे मेथड जो हैं उसे यहाँ वर्ड्स में आपको लिखना है। तो एक बार हम इसे बता देते हैं। यदि हम वायु से ऑक्सीजन को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। यानी कि अगर वायु से इन्वायरमेंट से हमें ऑक्सीजन को चाहिए तो बाकी गैसों को पृथक्करण करके अलग करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए हमें वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है। हमें द्रव वायु प्राप्त करने के लिए वायु को पे प्रेशराइज किया जाता है, दबाव बढ़ाया जाता है, तो हमें द्रवित वायु प्राप्त हो जाती है। और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। उसके बाद ताप को घटाया जाता है। यानी कि यहाँ से आपने दबाव बढ़ाया था तो वो द्रवित वायु में प्राप्त हुई थी। फिर यहाँ आया था जब तो इसे संपीड़ित किया गया था। जब यहाँ से ठंडा हुआ था शीतल जल प्रवेश करके फिर उसे संपीड़ित किया गया था। संपीड़ित करने के बाद इस द्रवित गैस को प्रभाजीय स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है। फिर यहाँ प्रभाजीय स्तंभ में लाकर उसे धीरे धीरे गर्म करते हैं, जहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है और अलग अलग क्वथनांक पे। इसलिए देखिए नली ऊपर नीचे लगाई गई है। जैसे जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस पाया जाए तो उस बेस पे ये अलग अलग टेम्परेचर पे ये सारी गैसें पृथक्करित हो जाती हैं। आपको ये डायग्राम बनाना है और यहाँ से यहाँ तक लिखना है। आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आप एक्सरसाइज खोल के अपनी बुक से, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो या कोई भी बुक हो, आप उस एक्सरसाइज करते रहिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं।